ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां रेखा अपने गरीब माँ बाप के साथ रहा करती थी। रेखा के माँ बाप मजदूरी का काम किया करते थे और इनके काम पर जाने के बाद रेखा ही घर का सारा काम संभाला करती थी। वो महज 12 साल की छोटी बच्ची थी, मगर घर का सारा काम कर लिया करती थी। एक दिन मजदूरी करते हुए ठेकेदार के सामान में से कुछ चोरी हो गया और उसने चोरी का इल्जाम सारे मजदूरों पर डाल दिया। तुम लोग जरा सा महंगा सामान क्या देख लेते हो और लालची हो जाते हो और सोचते हो कि ठेकेदार पागल इंसान है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। ठेकेदार तमाम मजदूरों पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है। तुम लोगों ने चोरी की है और अब जल्दी से मुंह खोलो और बताओ कि किसने सामान चोरी किया है। तमाम मजदूर डर के मारे थर-थर कांप रहे होते हैं। नहीं साहब नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो गरीब आदमी हैं, हमें चोरी करके 2 वक्त की रोटी नहीं छोड़नी, इसी काम से हमारा घर चलता है, भला हम अपने पेट पर लात क्यों मारेंगे। बस बस बस, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। ठेकेदार गुस्से से मजदूरों की बात काट कर बोलता है। तुम सब गरीब लोग बहुत झूठ बोलते हो। बस अब तुम आज से यहाँ काम नहीं करोगे, तुम लोग अभी के अभी काम छोड़कर चले जाओ। नहीं साहब नहीं, हम पर ऐसा जुल्म मत करो। तमाम मजदूर जो ठेकेदार के आगे हाथ जोड़कर बोलते हैं, नहीं नहीं, बस कह दिया ना, तुम्हारे चक्कर में मालिक मुझे भी डांटेगा। अच्छा साहब, हमें आज की मजदूरी तो दे दो। मजदूरी? कैसे मजदूरी? तुम सब मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम सबको चोरी के इल्ज़ाम में जेल नहीं भेजा, वरना और ना अपने नुकसान की भरपाई मांगी। अपनी खैर मानो और जाओ यहाँ से। ठेकेदार तमाम मजदूरों को वहाँ से निकाल देता है। रेखा के माता पिता उदास गमगीन शिकल लेकर वापिस आ जाते हैं। रेखा इन दोनों को इस तरह देखकर बहुत परेशान होती है। क्या हुआ मम्मी पापा, आप दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हो? और आज आप लोग घर भी जल्दी आ गए, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ बेटा। और आज तू खेलने नहीं गई? रेखा के पापा उससे पूछने लगते हैं। मैं गई थी पापा, पर जल्दी घर आ गई। आप बताओ ना मम्मी, क्या हुआ? रेखा की माँ कुछ नहीं कहती। गमगीन उदास सूरत बनाकर वो एक कोने में बैठ जाती है। रेखा माँ को इस तरह उदास देखकर उसके पास आती है और फिर दोबारा वही सवाल पूछती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास परेशान क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? रेखा के सवाल पर माँ बोलती है, बेटा जहाँ हम काम करते थे वहाँ से हमें निकाल दिया, क्योंकि उनके यहाँ चोरी हो गई है और उन्होंने हम सब मजदूरों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर हमें वहाँ से निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, बस मुझे इसी बात की चिंता हो रही है। कोई बात नहीं माँ, हम कुछ ना कुछ काम खोज ही लेंगे, आप इतनी चिंता मत कीजिए। रेखा के माता पिता अगले दिन काम ढूंढने जाते हैं और इन्हें दूसरा काम मिल जाता है। इन्हें मजदूरी का काम तो नहीं मिलता, पर इन्हें एक खेत संभालने का काम मिल जाता है। ये मेरा खेत है, ध्यान रखना, खेत को अच्छे से संभालना, गोभी की फसल में अच्छे से खाद और पानी देना है। हमारे घर में कोई भी खेती की देखभाल करने के लिए नहीं है, इसलिए मैंने ये काम तुम्हें दिया है। चौधरी साहब रेखा के माता पिता को समझाते हुए बोलते हैं, साहब हम आपके खेत की अच्छे से देखभाल करेंगे और गोभी की खेती इतनी अच्छी करेंगे कि आसपास के इलाके में ऐसी खेती नहीं हुई होगी। ठीक है, आज से इसे अपना खेत समझकर काम करना शुरू कर दो। रेखा के माता पिता ने गोभी की फसल की बहुत अच्छे से देखभाल की। नतीजा ये हुआ कि फसल बहुत अच्छी होगी। चौधरी भी समय समय पर इन्हें पैसे दे देता था और उनका काम अच्छा चल रहा था। मगर कुछ ही महीने के बाद चौधरी की तबीयत खराब हो गई और वो इन्हें वक्त पर पैसे नहीं दे सका। मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं तुम्हें वक्त पर पैसे नहीं दे सका। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इस कारण मैं गोभी बेचने भी नहीं जा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं साहब, तुम पैसे मत दो, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर पैसे दे देना। और अगर आप कहें तो हम गोभी को बाज़ार में बेचकर आ जाते हैं। भाई अगर आप ऐसा कर दो, बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने गोभी की फसल में बहुत पैसा लगा दिया है, अगर ये अभी नहीं बिकी तो काफ़ी नुकसान होगा। ठीक है साहब, हम इन्हें बेच देंगे। रेखा की माँ बाहर आकर कहती है, आपने ऐसा क्यों कह रहे थे कि हम गोभी बेच देंगे? फिर हमारे पैसे का क्या होगा, घर कैसे चलेगा? और अगर सही होकर भी उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए तो हम क्या खाएंगे? ये तुम क्या कह रही हो? आज तक उन्होंने हमें समय पर पैसे दिए,
अब अगर उनका समय ख़राब है तो क्या हम उनका साथ छोड़ दें? हमें उनकी मजबूरी समझना चाहिए। रेखा के माता पिता गोभी को बाजार में बेचने जाते हैं और सारे पैसे लाकर चौधरी को देने लगते हैं। रेखा के घर के हालात बहुत बिगड़ रहे थे। दूसरी तरफ चौधरी साहब के सारे पैसे उनके इलाज पर लग रहे थे। थोड़े दिन में रेखा के घर में खाने के लाले पड़ गए। तभी एक दिन चौधरी ने इन्हें अपने पास बुलाया। भाई, आजकल कोई सगा भी इतना साथ नहीं देता जितना तुम लोगों ने दिया है। मेरी बीमारी में तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जितना भी पैसा मेरे खेतों के काम में आया, सारा पैसा तुमने मेरी तबीयत में लगा दिया। शुक्रिया साहब, ये आप किसी बातें कर रहे हो? इंसान ही तो इंसान के काम आता है। चौधरी उन दोनों की तरफ देखकर बोलता है, मुझे लगता है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब से तुम लोग मेरे खेतों को संभालो। आज से मेरे सारे खेत तुम्हारे हुए। साहब, आप ऐसा मत बोलो। बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ और अब आप आराम करो। नहीं, अब मैं सही नहीं होऊंगा। अब मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी अस्थियां मेरे खेतों में डाली जाएं। मेरे खेत ही मेरा सब कुछ है। चौधरी के इतना कहते ही उसके प्राण उसके शरीर से निकल जाते हैं। रेखा के माता पिता उनका अंतिम संस्कार करते हैं और जैसे चौधरी की इच्छा थी, उनकी अस्थियां उनके खेत में डाल दी जाती हैं। एक दिन रेखा के माता पिता खेत में काम कर रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं। अजी सुनो, ये खेत तो चौधरी ने हमें सौंप दिया है, पर आप तो जानते हो ना, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि जो हम गोभी की खेती कर सकें। हमने तो सारे गोभी तोड़कर बाजार में बेच दी थी। अब तो सिर्फ थोड़ी ही जगह गोभी बची है। इससे तो इतने सारे पैसे नहीं आएंगे कि हम आगे भी खेती कर सकें। तुम कह तो सही रही हो, पर हम कर ही क्या सकते हैं? सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं। भगवान जो चाहेंगे वैसा ही होगा। सही कह रहे हो जी। जी, मैं कह रही हूँ कि आज घर में पकाने को कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि इस खेत से एक गोभी तोड़कर ले जाती हूँ। आज का काम तो चलेगा, फिर बाद में सोचते हैं कि क्या करना है। वो दोनों एक गोभी तोड़कर घर ले जाते हैं। रेखा की माँ खाना पका रही होती है। अरे, इससे तो अच्छा था मैं एक और गोभी भी तोड़ कर ले आती, कम से कम सब्जी तो अच्छी बन जाती। रेखा ऐसा बोलती है और उससे के ऐसा बोलते ही गोभी दुगनी हो जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? अभी तो गोभी एक थी, फिर ये दो कैसे हो गई? रेखा सोच में पड़ जाती है। फिर वो सोचकर उससे बोलती है, मैं ऐसा करती हूँ कि मैंने जो अभी बोला था वही दोबारा बोलती हूँ। काश मेरे पास और भी गोभी होती। रेखा के ऐसा बोलते ही गोभी दो की बजाय चार हो जाती हैं। ये चमत्कार देखकर रेखा की माँ अपने पति और रेखा को बुलाकर लाती है। अजी देखो, मैंने तो एक गोभी लाई थी, पर अब यहाँ चार गोभी हो गए। ये जादुई गोभी है। तुमने मुझसे रेखा के पिता उसकी बात का विश्वास नहीं करते और बोलते हैं, ये जादुई गोभी नहीं है। तुमने मुझसे छुपकर चार गोभी तोड़ ली होगी। रेखा के पिता उसकी माँ की बात का विश्वास नहीं करते और बोलते हैं, तुमने मुझसे छुपकर गोभी तोड़ ली होगी। अरे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। देखो इन गोभी की तरफ, मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। रेखा की माँ फिर वही बात दोहराती है, काश हमारे पास और गोभी होती। उसके ऐसा बोलते ही गोभी बढ़कर चार की जगह 6 हो जाती है। अरे वाह, ये तो जादुई गोभी है। रेखा के माता पिता दोबारा खेत जाते हैं। वहां जाकर वो और भी हैरान रह जाते हैं। पूरा का पूरा खेत गोभी की फसल से भरा हुआ था। उन्होंने वहां से एक गोभी तोड़ी तो तुरंत इस गोभी की जगह दूसरी जादुई गोभी उग गई। अजी, लगता है हमारी गरीबी देखकर भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है। रेखा की माँ की बात सुनकर उसका पति उससे बोलता है, ये भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ चौधरी साहब का भी साथ है। आज इन्हीं के कारण ये जादुई गोभी बन गई हैं। फिर रेखा के पिता गोभी की खेत में खेती बाड़ी करते हैं और गोभी बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। फिर उनके खेत में कभी गोभी का ख़त्म ही नहीं होते, जिसके नतीजे में वो अच्छा खासा कमाने लगते हैं और इसके चलते वो एक अच्छा सा घर भी ले लेते हैं और रेखा की अच्छे से परवरिश करते हैं।